लिमिटेशन एक्ट से, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन से, कब्ज़े मुखालिफाना कानून से एग्जेम्पशन मिला हुआ था। लेकिन सरकार ने बाकी लोगों को तो रहने दिया, मुसलमानों का वक्फ से वो संशोधन वापस ले लिया। ये दूसरी आपत्ति है हमारी इसमें। तीसरी आपत्ति है कि अभी एक और बड़ा संशोधन किया है, दौराने उसी वक्त किया है जबकि जब ये पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, वो संशोधन क्या किया है, वो ये किया है कि जो प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये कहा सरकार ने कि अब ये कानून से ये बात कही है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, वो वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी। तो आप सोचिए कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो 400 साल पहले की बनी हुई है, 500 साल पहले की बनी हुई है, 800 साल पहले की बनी हुई है, अब वो मस्जिदें हमारे यहाँ से निकल जाए। तो ये भी एक बड़ा संशोधन है जो इसके अंदर किया गया है। फिर संशोधन ये किया गया है कि वक्फ के प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ कानून के अंदर 2 प्रोविज़न है, 3 प्रोविज़न है। एक है मुतवल्ली और दूसरा है वक्फ बोर्ड और तीसरा है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। लेकिन इसके अंदर चाहे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, उनके अंदर ये शर्त है कि उसका करने वाला, कर्ता धर्ता, उसके अंदर जो मेंबर होंगे वो सब मुसलमान होंगे। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं है, आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाइए, उसमें नॉन सिख मेंबर नहीं हो सकता। हिंदू इंडोमेंट में जाइए, उसमें कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये बात सही है कि एक धार्मिक काम है, उसके अंदर दूसरा आदमी कैसा होगा। लेकिन सरकार ने अब जो संशोधन लाया है, पहली बात तो ये कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और आपके वक्फ बोर्ड में भी 2 नॉन मुस्लिम कंपल्सरी मेंबर होंगे। उसके बाद जो शर्त थी कि जो लोग पार्लियामेंट से आएंगे, जो लोग असेंबली से आएंगे, जो लोग बार काउंसिल से आएंगे, वो मुसलमान होंगे, ये शर्त थी। अब वो शर्त हटा दी गई। तो अब इस बात का अंदेशा है कि वक्फ बोर्ड में भी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी नॉन मुस्लिम होंगे और नॉन मुस्लिम नहीं होंगे, RSS के लोग होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या करेंगे वक्फ की संपत्ति के साथ में, आपको ये अंदाजा है। फिर एक बात यह है कि इसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया है कि अगर डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट का दावा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो पहले ये होता था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास केस जाता था, वहाँ फैसला होता था। लेकिन अब सरकार ने ये किया कि ये फैसला कर दिया कि सरकार एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाएगी। पहले तो कलेक्टर को था, अब ये कहा कि हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, वो फैसला करेगा ये संपत्ति वक्फ की है या ये संपत्ति सरकार की है। आप सोचिए सरकार का अफसर किसके हक में फैसला करेगा, ये भी निकाल दिया गया। इसी तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल के साथ छेड़छाड़ की गई। इसी तरह से जो है इसके अंदर और भी कई ऐसे संशोधन हैं जो जिसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने ये फैसला किया। हमने पहले JPC के सामने बात रखी कानून के ऊपर, इस संशोधन पे क्या है। उसके बाद हमने 5 करोड़ ईमेल भिजवाए सरकार को, यानी JPC को। तो ये, और उसके बाद आप जानते हैं कि JPC में जो अपोजिशन मेंबरान थे, उन्होंने भी, अपोजिशन के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी, उन्होंने भी 44 संशोधन पेश किए थे, लेकिन कुछ चीज़ मानी नहीं। तो JPC बनाने का मतलब क्या था? JPC पार्लियामेंट इसलिए बनाई थी कि लोगों ने कहा कि इस पर बहुत विवाद है, तो विवाद को सुलझाने के लिए JPC बनाई गई थी। JPC ने और बड़े विवाद खड़े कर दिए। तो हमारा कहना ये है कि ये कानून जो है न सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव मबनी है, न सिर्फ संविधान के मूल अधिकारों का हनन है, बल्कि मुसलमानों की संपत्ति से उनके हाथ से छीनने की कोशिश है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान करेगा। छेड़ रखा है हमने, 10 नवंबर से हमने ये काम छेड़ रखा है और ये चलता रहेगा। इसमें 10 अप्रैल से ये प्रोग्राम शुरू किया है और ये चलता रहेगा। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे देश के अंदर लोगों को एजुकेट करेंगे। यानी ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, बहुत सारी गलत बातें कही जा रही है सरकार की तरफ से, उसको साफ करेंगे। और ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार है कि इस मामले में हिंदू समुदाय भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, सिख समुदाय भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, ईसाई समुदाय भी हमारे साथ खड़ा हुआ। वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आज मुसलमानों के साथ हुआ, कल हमारे साथ। सिखों की प्रॉपर्टी भी जा सकती है, ईसाइयों की प्रॉपर्टी भी जा सकती है, इवन हिंदुओं की प्रॉपर्टी जा सकती है। इसलिए कि सरकार ज़मीनें छीन कर अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहती है। तो ये इस मामले में हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं और हमारे साथ भारतीय बहुजन अलायंस के लोग खड़े हुए हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, OBC के लोग हैं। तो ये तहरीक सिर्फ मुसलमानों की तहरीक नहीं है, ये तहरीक इन सब लोगों को साथ लेके चल रही है। तो इसमें हम राउंड टेबल मीटिंग्स कर रहे हैं, इसमें हम फिर डायलॉग कर रहे हैं, इसमें हम जो है
बड़े बड़े जलसे करते हैं, जैसा कि कल परभणी में हुआ, इसी तरह के बड़े बड़े जलसे हम कर रहे हैं और विज्ञापन दे रहे हैं। और इसमें हम 30 तारीख को एक बत्ती गुल के नाम से लाइट बंद करने का एक अभियान चला रहे हैं। 9 बजे से रात के 9:15 बजे तक के 15 मिनट के लिए लाइट बंद होगी लोगों के घरों की, ताकि एक सिंबॉलिक मैसेज जाए गवर्नमेंट को कि पूरा देश ये इस कानून को गलत तरीके से देखता है। तो ये इसी सिलसिले में हमारे यहाँ औरंगाबाद में प्रोग्राम था आज यहाँ पर, लेकिन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अभी मना किया है कि अभी आप मत कीजिए, कुछ दिन के बाद कीजिएगा। तो हमारी यहाँ की जो कमेटी है वो इसको फैसला करेगी कि अब आइंदा यहाँ का प्रोग्राम क्या होगा, कब होगा, लेकिन यहाँ प्रोग्राम होगा औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, यहाँ से पूरे देश में मैसेज जाता है, तो यहाँ भी प्रोग्राम होगा, लेकिन उसके लिए ये कमेटी फैसला करेगी और उसके बाद इस प्रोग्राम का आप आइंदा करेंगे। कल परमिशन मिलने के बाद आज का कभी जगह हमारे गाँव नहीं, देखिए सर, देखिए परमिशन के लिए यहाँ अप्लाई किया था हम लोगों ने। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि आप प्रोग्राम करिए शौक से, लेकिन कुछ दिन के बाद करें। अभी थोड़े से हालात देश के, पुलवामा भी एक इशू, यानी पहलगाम का भी एक इशू है, तो ये ऐसे इशूज में कुछ दिन टालिए, मना नहीं किया। हाँ, तो ये एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है परसों, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, बहुत ही दुखदायी वाक़या है। हम समझते हैं कि बहुत गलत हुआ, हमारे देश के टूरिस्टों पर हमला हुआ, गलत तरीके से हमला हुआ। ये इसकी हमने निंदा की है, हमारे सदर साहब का स्टेटमेंट आया फ़ौरन, उसमें उसकी निंदा की गई है और जो लोग मारे गए हैं उनके साथ सहानुभूति की है। और हमने ये कहा है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने इस पर भी आपत्ति जताई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी इतनी बड़ी फ़ौज है, संख्या के अंदर 7 लाख से 10 लाख के करीब हमारी फ़ौज वहाँ मौजूद है। अब इतना बड़ा टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। तो सरकार विफल हुई है इस मामले में। हमने सरकार से